स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को जिन बंधुओं ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वे सब्सक्राइब कर लें। चैनल में जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनको शेयर कर दें, ताकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है कि गरीब से गरीब विद्यार्थी को भी उसके घर पर एक स्टैंडर्ड कोचिंग की जो सुविधा होती है वो प्राप्त हो सके और ये मेरी महत्वाकांक्षा जो है वो पूरी हो सके। तो आइए आज के इस परिचयात्मक कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कल के परिचयात्मक कक्षा में मैंने बताया था कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए पीसीएस की। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि पीसीएस एग्ज़ाम की जो जेपीएससी का खास करके सिलेबस क्या है, इसके बाद फिर बीपीएससी का देखेंगे, फिर अन्य स्टेट का भी देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि सिलेबस की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझें, आत्मसात करें कि आपका क्या लिमिटेशन है, किस दायरे में रख करके आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का क्षेत्र और दायरा तो बहुत विस्तृत होता है, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है जितना ज़रूरी है। वो सिलेबस में जो दिया हुआ है बस उतना ही पढ़ना है। तो आइए आज की इस परिचयात्मक कक्षा में हम लोग जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम के पहले पेपर यानी जीएस पेपर में किन टॉपिकों पर सवाल पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैंने ब्लैक बोर्ड पर जेपीएससी के सिलेबस को ब्रीफली लिखा हुआ है और इसे आप केयरफुली देखेंगे और समझेंगे और इसी के दायरे में आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो जीएस पेपर जो फर्स्ट है, पीटी में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। तो जीएस पेपर जो फर्स्ट है वो सामान्य अध्ययन का पत्र है और 200 मार्क्स का है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 इसका जो है टोटल फुल मार्क्स है। टोटल मार्क्स 200 है और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब इच जो क्वेश्चंस है उसका वेट जो है 2 अंक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। यूपीएससी के पैटर्न पर यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जेपीएससी का जो पेपर फर्स्ट है उसका क्या सिलेबस है। तो ये सिलेबस में ये कुल 8 टॉपिक हैं और आपको इन 8 टॉपिकों के दायरे में रह करके ही पढ़ाई करनी है और इसके बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इससे 15 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 30 नंबर। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक है, इसलिए 30 अंक जो है इससे पूछे जाएंगे। तो 15 प्रश्न जो रहेंगे भारतीय इतिहास से। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिलेबस के दायरे में ही पढ़ना है। अब भारतीय इतिहास की बात करें तो यह 3 खंडों में है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री माने प्राचीन इतिहास। तो भारत का प्राचीन इतिहास आपको प्राक ऐतिहासिक काल से लेकर के, प्राक ऐतिहासिक काल है, सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। प्राक ऐतिहासिक के बाद आपको नवपाषाण युग,
पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग। इसके बाद आपको ये वैदिक युग है, जिसमें अर्ली वैदिक युग और लेटर वैदिक युग जो है वो पढ़ने हैं। इसके बाद जो है आपको सैंधव सभ्यता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सैंधव सभ्यता है। इसके बाद जो है आपको मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, ये सारे जो है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो राजवंश हैं दक्षिण के, चोर, चेल, पांड्य, सातवाहन, ये सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है एंशिएंट हिस्ट्री में। इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इन एंशिएंट हिस्ट्री में कला जो संस्कृति है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भारतीय इतिहास में आपको पहला खंड है, 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से रहने वाला है। इसके बाद आता है मेडाइवल हिस्ट्री। इसे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास से। तो इसमें आपको इस्लामिक जो आक्रमण है वो 712 ईस्वी से प्रारंभ होता है। तो वहाँ से लेकर के है ना सल्तनत काल, मुगल काल, ये सारे जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसको पढ़ लेना है। और इससे भी ये 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री आता है। सीधा सीधा आप समझें कि मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है कि अंग्रेजों के आगमन और अंग्रेजों का यहाँ से पलायन तक का जो इतिहास है मॉडर्न हिस्ट्री समझते हुए। तो 1600 ईस्वी में जब यहाँ पर अंग्रेज आए, इसके बाद 1857 का गदर हुआ, बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं। उन सभी घटनाक्रमों को विस्तार से पढ़ना है, उनके तथ्यों को छांटना है और इतिहास में डेट, तारीख, ये सब चीज़ों का भी महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं जेपीएससी में। और आपको तिथियों को भी विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। तो ये भारत का इतिहास जो है वो 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, तीनों खंड से 5-5, प्राचीन भारत से भी 5, मध्यकालीन भारत से भी 5 और आधुनिक भारत के इतिहास से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक, भारत का भूगोल। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना। सॉरी, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी की बात मैं कर रहा था। तो यहाँ पर आपको केवल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। अब इस भारत के भूगोल में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी कई खंड है, जैसे सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में आपको भूगोल से संबंधित जो भी विचार हैं, सिद्धांत हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक भूगोल का मतलब हुआ कि जो भी भू आकृतिक संरचनाएं हैं, जो भी टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जैसे पहाड़, पठार, है ना, इन सबों की बनावट के बारे में, चट्टानों की बनावट के बारे में, आग्नेय शैल क्या है, अवसादी शैल क्या है, रूपांतरित शैल क्या है, अर्थक्वेक के बारे में, वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, ये सारे भौतिक भूगोल के ही पार्ट हैं। तो इसमें आपको ये सभी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और जितने भी रिलेटेड हैं भूआकृतिक संरचनाएं, उनकी कैसे बनती हैं, पहाड़, पठार, नदी, झील, झरने, ये सब आपको भौतिक भूगोल में पढ़ना है। इसके बाद है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है कि कृषि, उद्योग, व्यापार, है ना, परिवहन, ये सब भारत में, ये सब की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, क्या दशा है। और इसके बाद है आपको सामाजिक भूगोल, डेमोग्राफिकल भूगोल। तो सामाजिक और जनांकीय, ये भूगोल में आपको पढ़ना है कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, तो लोगों का सामाजिक जीवन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का वितरण कैसा है ना, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये भारत का भूगोल है।
सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक और जन्मकीय भूगोल। तो ये भूगोल जो है उससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका वेटेज होगा 20 अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अब आते हैं हम तीसरा, भारतीय राजनीति एवं शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इससे भी 10 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। अब भारतीय राजनीति, तो इसके अंतर्गत आपको संविधान पढ़ना, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन रहने वाला है। तो भारत का जो संविधान है उसके बनने की क्या पृष्ठभूमि रही है, उसको भी तथ्यात्मक रूप से आपको याद रखना है। उसमें भी तिथि, अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने सदस्य थे उसमें, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और संविधान को तो पूरा जो है ब्रीफली आपको देख लेना है। उसमें प्रस्तावना से लेकर के सारे जो अनुच्छेद हैं, अध्याय हैं, उसकी जो अनुसूचियाँ हैं, वो सारे प्रावधान को देख लेना है। अब आपके समक्ष एक विकट समस्या आ जाएगी कि इतने सारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं संविधान में, सभी को कैसे याद रखा जाए। तो जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हीं पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। अब इसके बाद जो है भारतीय राजनीति में और क्या, शासन व्यवस्था में और क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो इसमें एक नया टॉपिक जोड़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि पॉलिटी का ही भाग है, लोक प्रशासन। और छठी यूपीएससी का क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें लोक प्रशासन के जो थॉट हैं, विचारधाराएं हैं, चिंतक हैं, उनसे प्रश्न पूछे गए। तो आपको लोक प्रशासन के लिए एक अलग से किताब ले लेनी चाहिए, प्रतियोगिता दर्पण का भी अतिरिक्तांक है। और चूँकि मैं देखता हूँ कि जनरल जो गाइड्स वगैरह होते हैं उसमें ये बेहतर प्रस्तुति नहीं होती है। तो आपको मेरी सलाह होगी कि प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है लोक प्रशासन का, वो आप ले लें। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं लास्ट में, वो भी देख लें। और साथ ही साथ जो है उसमें जो भी विचारधाराएँ हैं, चिंतक हैं, ये सब के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। तो लोक प्रशासन से भी प्रश्न रहने वाले हैं। इसके बाद शासन कहने का मतलब है यहाँ स्थानीय स्वशासन से। तो हमारे यहाँ जो शासन है, स्थानीय स्वशासन के 2 अंग हैं, एक है पंचायती राज और एक है म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएँ, नगर निकाय। तो ये दोनों का गठन कैसे हुआ है, निर्वाचन कैसे होता है, इसका थोड़ा सा विशद अध्ययन आपको करना है, क्योंकि इससे भी ये प्रश्न रहने वाले हैं। अब भारतीय राजनीति का मतलब लोग समझ लेते हैं कि बस केवल हमको पॉलिटी ही पूरा पढ़ लेना, संविधान ही पढ़ लेना है। लेकिन आप सिलेबस को गहराई से देखेंगे तो आपकी डिमांडिंग कुछ और है। सिलेबस की डिमांडिंग है कि आप भारतीय राजनीति में संविधान तो पढ़े ही, साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी ज्ञान हो और स्थानीय स्वशासन का भी ज्ञान हो, और सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। अब इसके बाद आते हैं लोग अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में भी आर्थिक एवं टिकाऊ विकास के बारे में पढ़ना है। अब देखिए इकोनॉमी की जब बात आती है तो खास करके जिन्होंने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं रहा है तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा कठिन टॉपिक लगता है। तो इसके लिए बता दें हम कि ये कोई कठिन टॉपिक वैसे है नहीं। प्रतियोगिता दर्पण का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से एक अतिरिक्तांक आता है जो सरल भाषा में है, आप उसे पढ़ें। उसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला भी दी हुई है, उसको भी सॉल्व करें। तो ये कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसमें, मेरा ऐसा मानना है। और ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद है कि इसमें आपको और भी चीज़ें हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी प्रश्न रहेंगे,
आर्थिक एवं टिकाऊ विकास, है ना, ये इसमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दिशा में क्या कार्य किया जा रहा है। और देखिए अर्थव्यवस्था में जो है वो तो सामान्य अर्थव्यवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारे यहाँ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के कई प्रकार हैं, कई देश हैं जो अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को अपनाते हैं, तो उनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है इसमें अर्थव्यवस्थाओं का जो सिद्धांत है, सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। तो सामान्य अर्थव्यवस्था में आपको यही पढ़ना है ना। और इसके अलावा जो है इसमें जो भी सिलेबस में दिया हुआ है कि सामान्य अर्थव्यवस्था की समझ होनी चाहिए। इसके बाद जो है हमारे देश में जो भी बजट है, व्यापार है, वाणिज्य है, इन सब की समझ होनी चाहिए। तो अर्थव्यवस्था ये डिमांडिंग करता है और ये 10 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इससे 15 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिमांडिंग क्या है, तो इसमें तो एक आपको सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जो कि आप 10th लेवल तक, अप टू 10th लेवल तक पढ़ते हैं, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इस प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है कृषि एवं उसमें जो नई तकनीकें आ रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अब एक एग्रीकल्चर भी थोड़ा सा जो है, क्योंकि किसी भी स्तर पर आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं की है, तो थोड़ा सा ये लगता है पटांग टॉपिक सा। तो एग्रीकल्चर का भी जो है आपको बहुत से साइंस का जो गाइड्स है उसमें अलग से एग्रीकल्चर का टॉपिक दिया हुआ रहता है। तो आपको उसमें अलग अलग फसलों के बारे में, बागवानी के बारे में, फिशरीज के बारे में, पशुपालन के बारे में, कृषि अपने आप में सारी चीज़ों को समेटे हुए। तो उनमें किन संकर बीजों का प्रयोग हो रहा है, किन नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, ये सारी चीज़ें, उन्नत प्रभेद कौन कौन से हैं, श्री विधि से किस फसल की खेती की जाती है, श्री विधि से किस फसल की खेती की जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर में हैं, उसको पूरा कवर करना है। और तीसरी चीज़ है इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा टॉपिक कंप्यूटर और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट रखना है। कंप्यूटर में जो भी शब्दावलियाँ हैं या आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी शब्दावलियाँ हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, क्या मायने होते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो ये आपको 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रहने वाला है। इसके बाद हम लोग आते हैं राज्य विशेष, मतलब झारखंड से प्रश्न रहने वाले हैं 10 अंक के। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें कि 10 प्रश्न तो यहाँ पर रहेंगे ही झारखंड से पेपर 1 में, और पेपर 2 तो पूरा झारखंड पर ही आधारित है। तो मतलब 100 अंक पूरे सेकंड पेपर के और 10 नंबर, ये 110 नंबर जो है वो झारखंड से ही रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का अध्ययन पीटी को निकालने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 220 अंक केवल आपको झारखंड से ही आ सकते हैं। तो अब इस राज्य विशेष में झारखंड का इतिहास जानना है, किन राजवंशों का शासन यहाँ पर रहा है, कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर बाहर से आकर के बसी हैं, है ना, उनका क्या इतिहास रहा है। समाज, यहाँ पर जो 2 तरह के समाज हैं, आदिवासी समाज और सदानों का समाज, तो उन समाजों का भी विस्तृत अध्ययन करना है। उनकी संस्कृति, उनकी क्या संस्कृति है, किस तरह का नृत्य, संगीत, वादन, है ना, शादी विवाह समारोह, किस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम वो लोग करते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, पूजा पाठ, है ना, ये उनका क्या रिचुअल है, रीति रिवाज, और विरासत, हेरिटेज। तो हेरिटेज में जैसे बहुत सारे किले हैं राजवंशों के, वो हमारी विरासत है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो राज्य विशेष में आपको ये सब टॉपिकों पर ध्यान देना है।
और ये 10 अंक के आते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें करंट अफेयर का, करंट इवेंट्स का, समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो समसामयिक जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में आपको विस्तार से ये अध्ययन करना है, क्योंकि 15 अंक मतलब 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 अंक रहेंगे। तो जो करंट इवेंट्स हैं उसकी तैयारी कैसे करें? तैयारी करने का एकदम एक सामान्य तरीका है कि परीक्षा का जो आयोजन तिथि है उसके ठीक 1 साल पहले तक के जो भी घटनाक्रम है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से या जैसे भी हो, वो आपको उनके तथ्यों को लिखते जाना है। और यदि आपने ऐसा नहीं कर पाया है तो आपको हम एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि बहुत से समसामयिक विशेषांक आते हैं, प्रतियोगिता दर्पण के भी आते हैं और भी बहुत से आते हैं, मनोरमा ईयर बुक है, बहुत सारे हैं, बाजार में उपलब्ध है, कोई भी एक आप ले लें और उसको ध्यान से पढ़ें, है ना। 1 साल पहले का, ज़्यादा पहले का भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें इंडिया का और वर्ल्ड का, ये दोनों का ही घटनाक्रम आपको पढ़ना है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, केवल इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का भी। तो वर्ल्ड में क्या घटनाक्रम चल रहे हैं और इंडिया में क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, परीक्षा तिथि से 1 साल पहले तक का आपको कंप्लीट रखना है। अब इसके बाद जो है अगला है सामान्य प्रश्न। कुछ सामान्य प्रश्न भी अगर भी पूछे जाते हैं, जिसमें है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि मानव अधिकार का क्या सिद्धांत है, क्या विचारधारा है, इस दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या पहल किए जा रहे हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। अब पर्यावरण में भी कई चीज़ें हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज का है। तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए क्या पहल की जा रही है, कहाँ कहाँ सम्मेलन हुआ, सम्मेलन का क्या नतीजा निकला, क्या निष्कर्ष निकला, और क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, जैव विविधता के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है ना। हमारे यहाँ जैव विविधता के कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, और ये जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए क्या पहल सरकार के द्वारा की जा रही है, कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कौन उसमें भाग ले रहा है, कौन अध्यक्षता कर रहा है, ये सारी चीज़ों को इसमें ध्यान देना है। इसके बाद एक स्पोर्ट, तो जिन लोगों की स्पोर्ट्स में रुचि रहती है, खेल में, उनके लिए तो ये आसान होता है, लेकिन जिनकी खेल में रुचि नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो अब खेल में जैसे बहुत से लोग केवल स्पेसिफिक क्रिकेट में ही रुचि रखते हैं, अन्य खेलों में नहीं रखते, तो उनको भी दिक्कत होगी। तो ये खेल में आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखना है, एक सामान्य सा गाइड से आप सभी खेलों की शब्दावलियाँ, उनके खिलाड़ी, खेल का जन्म किस एरिया में हुआ, किस देश में हुआ, और उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन हैं, उसके ग्राउंड को क्या कहते हैं। जैसे 6th JPSC में एक प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद है, कि वेलोड्रम जो है किसके ग्राउंड को वेलोड्रम कहते हैं। तो ये साइकिलिंग के जो ग्राउंड को है वेलोड्रम कहते हैं। ये सब चीज़ें खेल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद DM है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। अब इससे तो प्रश्न इस बार आने ही वाला है 7वीं से 10वीं JPSC में, क्योंकि आपदा के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अभी ये कोरोना का दूसरा लहर भी चल रहा है, जिसमें लॉकडाउन जैसी नौबत अभी चल रही है। तो इसमें 6th JPSC में इससे प्रश्न पूछा गया था। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से। जैसे पूछा गया था कि जिला में जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, और उसके जब ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शंस भी बहुत चौंकाने वाले थे। ऑप्शन ए कहता था जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी कहता है जिला मजिस्ट्रेट, बी कहता है दोनों में से कोई एक, और सी कहता है कोई नहीं। तो आप सोचें और बताएं। तो जब आप सोचेंगे
तो दोनों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही होता है, एक ही पर्सन होता है, अलग अलग पर्सन नहीं होता है। उसके कई नाम होते हैं, हमारे यहाँ उसे डीसी कहते हैं। तो डीसी उसमें था ही नहीं, उपायुक्त शब्द था ही नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सी। तो प्रश्नों पर थोड़ा सा आपको हर प्रश्न पर ध्यान भी लगाना है, क्या कह रहा है और उसका सबसे उचित आंसर क्या होगा। ये भी देखा जाता है पीटी में कि आपका पैसेंस क्या है, प्रश्न को आप पढ़ते हैं या यूं ठीक। जैसे किसी ने पढ़ा फट से लगा दिया जिला कलेक्टर, आगे पढ़ा ही नहीं हो, आगे जब पढ़ता था तो पता चलता है कि जिला मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था, वो भी सेम एक ही है। तो इसका सही आंसर सी होगा, दोनों में से कोई एक। अब इसके बाद अवार्ड। अवार्ड का मतलब पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको नवाजा गया है। बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जैसे नोबेल प्राइज है, जैसे ऑस्कर अवार्ड है। हमारे देश में जैसे राजीव गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, अशोक चक्र। तो ये सब के कौन कौन अवार्डी हैं, किनको सम्मानित किया गया। तो ये एक साल पहले का जितना अवार्ड प्रदान किया गया है उसको आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड नेशंस और उसकी जो एजेंसीज हैं, अलाइड एजेंसीज, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र है उसके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, संबद्ध है एजेंसियां, वो सभी के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में कि उनका क्या कार्य है, उनका मुख्यालय कहाँ है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। तो इस तरह से जो है खुद यूएन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। नगरीकरण का क्या दुष्प्रभाव हो रहा है इसके बारे में पढ़ना है। गरीबी, पॉवर्टी जो है, गरीबी किसको कहते हैं, गरीबी की संकल्पना क्या है, किसको गरीब कहेंगे, गरीबी रेखा क्या होती है, और गरीबी को समाप्त करने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा क्या योजनाएं लाई गई हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सभी चीज़ें इससे पूछी जा सकती हैं। तो ये हमने विस्तार पूर्वक बताया कि जेपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस क्या रहता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँगा कि जीएस पेपर 1 में एक जो टफ सेक्शन होता है वो छोड़ दिया गया है। पता नहीं सिलेबस बनाने वालों ने क्या समझ करके छोड़ दिया। इसमें तर्क शक्ति और मानसिक योग्यता, ये मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का जो है, रीजनिंग का पहले पार्ट रहा करता था ओल्ड सिलेबस में, लेकिन इसको हटा दिया गया है। शायद उनकी समझ रही होगी कि यहाँ के लोग बिल्कुल कमजोर होते हैं, पता नहीं क्या उनकी समझ रही होगी कि हटा दिया गया। और जीके से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते थे पहले, जनरल नॉलेज से, शब्द संक्षेप है, दिवस है, जैसे मधु दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह का प्रश्न। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, और भारत में और विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा, जैसे सबसे छोटा पक्षी कौन होता है, सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, सबसे छोटा जलप्रपात कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। सर्वप्रथम कि विश्व की प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री कौन थी, महिला राष्ट्रपति कौन थी, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते थे, जो कि अब सिलेबस में नहीं है। तो हम फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे जो सिलेबस में नहीं है। तो मित्रों, आज हमने जेपीएससी के फर्स्ट पेपर के सिलेबस की विस्तृत विशद जो है समीक्षा की, और इसका क्या डिमांड है इसके बारे में मैंने आपको बताया। और देखिए, इसको पढ़ने का एक सामान्य तरीका है कि यहाँ पर बहुत जो है ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं जैसा यूपीएससी में रहते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो आप किसी मानक जो है पुस्तक को पढ़ें। मेरी समझ से एनसीईआरटी के बुक्स जो हैं इसके लिए पर्याप्त हैं। अब कुछ चीज़ें जैसे एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको अदर अच्छे प्रकाशनों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कंप्यूटर के लिए, तो आप कंप्यूटर के लिए प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक देख सकते हैं, या अन्य प्रकाशनों की भी देख सकते हैं। कंप्यूटर की आईटी की किताब
जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत से है ना अतिरिक्त अंक हैं, प्रतियोगिता दर्पण के हैं, उसमें आपको कृषि की विशेष जो है विस्तार से मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको अध्ययन को एक आकार देना है। और बहुत से लोग गाइड से पढ़ते हैं, उनका मानना होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है, इसलिए हम गाइड या क्वेश्चंस बैंक से अपनी तैयारी कर लेंगे। तो ये इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि सिलेबस की डिमांड कुछ और है और गाइड लिखने वालों जो हैं, गाइड बनाने वाले जो लोग हैं वो बहुत पहले ही बना चुके होते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट भी नहीं करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ऐसे चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आज हमने आपको विस्तार से जेपीएससी के सिलेबस को समझाया है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई टफ टॉपिक लगता है, कहीं पर समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा अवश्य करूँगा। तो आज यहीं तक, सभी को